अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हर साल कश्मीरी 27 अक्टूबर को भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मनाते हैं, जो कि गुज़िश्ता रोज़ मनाया गया। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी अफवाज ने बग़ैर किसी आइनी और अखलाकी जवाज़ के हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। तक़सीम हिंद के वक्त कश्मीर की मकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला किया था। महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान से इल्हाक़ के बदले में फ़ौजी मदद मांगी थी। तब से अब तक हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख फ़ौजी तैनात कर रखे हैं। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी मनसूख कर दी। हिंदुस्तानी अफवाज अब तक मकबूजा कश्मीर में 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। 7,000 से ज़ायद मावराए अदालत कत्ल किए जा चुके हैं। 1 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हो चुके हैं। 11,000 से ज़ायद ख़वातीन ज़्यादती का शिकार हो चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में अब तक 16 लाख कश्मीरी गिरफ्तार हैं। 1100 से ज़्यादा इमलाक नजर आतिश की जा चुकी हैं। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मकबूजा कश्मीर में अब तक 5 करारदादें मंजूर की जा चुकी हैं, मगर एक पर भी अमल दरामद नहीं हो सका है। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या कहती है? ये कहती है कि मकबूजा कश्मीर की आवाम पर बेईमाना मुजालिम में बीजेपी मुलव्वस है। फिर जेनोसाइड वॉच पहले ही दुनिया को मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी की मुहिम से खबरदार कर चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये कहना है कि फरवरी 2023 में हिंदुस्तान ने मकबूजा वादी में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मिस्मार करते हुए इंसानी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी की। तो नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद होने और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की तरफ से हक़ाइक़ सामने होने के बावजूद आलमी बरादरी भारत को कटहरे में खड़ा करने में क्यों नाकाम है? यही सवाल हम आज के पहले सेगमेंट में रखेंगे। हम कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार राव खालिद साहब, नज़मुल साक़िब साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि MD ताहिर जर्राल भी हमें ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, मसला कश्मीर के हल में आपकी नज़र में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? जी रामीन, मसला कश्मीर के हल में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी है और उस सबसे बढ़ के भारत है, जिसने ये सारा ढोंग रचाया और उसने कब्ज़ा किया। जिस तरह से आपने बयान किया, महाराजा हरी सिंह के वो एक्सेशन बनाया गया, सर्टिफिकेट बना के, एक्सेशन सर्टिफिकेट बना के, और एक जंग का माहौल क्रिएट करके फ़ौजें वहाँ पे भेजी गई और सारा वो एक माहौल क्रिएट किया गया। फिर भागता भागता भारत ही UN में गया और वहाँ जाके उसने ये वावेला मचाया कि बड़ी ज़्यादती हो गई है तो इसका फ़ैसला किया जाए, जबकि फ़ैसला तो हो चुका था। पार्टीशन के वक्त ही ये फ़ैसला हो चुका था। जो अक्सरियती जिस मज़हब की या कौम की आबादी होगी वो करेंगे, और स्टेट्स ख़ासतौर पे एक्सेशन के हवाले से वो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी फ़ैसला होगा वो करेंगी। पाकिस्तान के साथ भी एक्सेशन किया स्टेट्स ने, इंडिया के साथ भी किया, 500 से ज़्यादा स्टेट्स थी। लेकिन कश्मीर के हवाले से जो एक ढोंग रचाया गया महाराजा हरी सिंह को प्रेशर डाल के और उनको एक जंग का धोखा दे के या उनको डरा धमका के, तो वो बुनियादी तौर पे मसला बना। और फिर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने नहीं कहा कि UN में जाएं, बल्कि हम तो चाहते थे कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है वो एक्सेशन उसका उसी के मुताबिक होना चाहिए, उसी असूल के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन भारत UN में गया, UN में रेजोल्यूशंस हुई जिसको उसने माना कि जो प्लेबिसाइट है वहाँ पे वो कराया जाए, इस्तिस्वाब राय कराया जाए, जिसमें वहाँ की आबादी फैसला करे कि वो किस मुल्क के साथ रहना चाहती है। और उसके बाद बैनुल अक़वामी, क्योंकि मैंने जैसे कहा उनकी ज़िम्मेदारी थी कि जब UN ने फ़ैसला कर दिया तो ये बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारी थी, तमाम मुल्कों की ज़िम्मेदारी थी, UN की ज़िम्मेदारी थी कि उन करारदादों पे अमल दरामद कराते। ना सिर्फ ये कि उन करारदादों पर आज तक 70, 72, 73 साल गुजरने के बावजूद अमल नहीं हुआ, बल्कि कश्मीर के अंदर जिस किस्म का जुल्म और सितम बपा किया गया उसमें भी आलमी बरादरी खामोश है। उसमें भी हमें नहीं कोई बात सुनने को मिलती। जिस तरह कि वहाँ पे आप कह लें कि जिसको ओपन जेल कहा जाता है, अभी अगस्त 2019 से मज़ीद उसमें जिस जुल्म सितम किया गया और जो उसका आईडी स्टेटस था जो उसका, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस हवाले से भारत अपने आइन की भी वायलेशन कर रहा है, बैनुल अक़वामी असूलों की भी वायलेशन कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी कर रहा है, लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी खामोश है। और यही सबसे बड़ी वजह है। जब इस किस्म के मज़ालिम के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी बरादरी खामोश होगी, ह्यूमन राइट्स वॉच और ह्यूमन राइट्स तंजीमें खामोश होंगी, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी? उसका नतीजा क्या होगा? तंग आके, जैसे हम गज़ा में देख रहे, तंग आके फिर तंग आमद बजंग आमद, बीच में तहरीक कश्मीर, जिहाद कश्मीर ने ज़ोर पकड़ा 90s 80s 90s में, और उस वक्त बहुत ज़्यादा एक वेव चली, शहादतें हुई, बड़ा ख़ित्ते में जंगें हुई, पाकिस्तान भारत की जंगें हुई।
तो अल्टीमेटली उसका नतीजा इसी सूरत में निकलता है कि जब आप इंसाफ के असूलों की बुनियाद पे, यूएन की रेजोल्यूशन की बुनियाद पे सेटलमेंट नहीं करते और जुल्म और जबर मुसलसल परपेचुअल जिसको कहते हैं वो आप जारी रखते हैं, और वहाँ पे एथनिक जो है एक कह लेंगे क्लेंजिंग जो की जा रही है मुसलमानों की, कश्मीरियों की, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, जुल्म सहने का भी एक थ्रेशोल्ड होता है, और जब वो गुजर जाए, पानी सर से गुजर जाए, तो फिर ज़ाहिर एजिटेशन होती है, नज़र आती है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है, क्या बड़ी वजह है इस मसले को हल करने में नाकामी की, और भारत को कटहरे में खड़ा करने में क्यों नाकाम है आलमी बरादरी? क्या भारत का असर रसूख है, इकनॉमिक जाइंट का जो एक स्टेटस है वो है, जो आलमी बरादरी है उसके मुआशी मफादात जुड़े हुए हैं? क्या लगता है आपको? कुछ रामीन गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। सबसे पहले ये गलतफहमी है कि यूनाइटेड नेशंस जो है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा है, वो इंसाफ की बुनियाद पे चलता है। पहली गलतफहमी दूर कीजिए। सही है। वो इंसाफ की बुनियाद पे नहीं चलता, वो चलता है ताकतवर के साथ, वो चलता है जालिम के साथ। ये अभी जो कुछ गजा में हो रहा है, मुझे ये बताइए क्या कर रही है यूनाइटेड नेशंस? पहली गलतफहमी ये। ठीक है। दूसरी गलतफहमी ये कि हिंदुस्तान इस जो यानी मकबूजा कश्मीर है उसको 5 अगस्त 2019 के वो जो 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद उसने कश्मीर को जो मकबूजा कश्मीर है उसको अपने यूनियन में जम कर लिया है। ये गलतफहमी है, दूर कीजिए। सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं। ठीक है। देखिए, पाकिस्तान नहीं कामयाब हो सका कि कश्मीरियों को उनका हकूक दिलाए जा सके, कश्मीरी नहीं कामयाब हो सके, और ख़ास तौर पे 1999 यानी 1989 दिसंबर से जो तहरीक शुरू होती है, इंडिजिनस मूवमेंट शुरू होती है, वो नहीं कामयाब हुए। यूनाइटेड नेशंस ने नहीं किया जो कि उसको करना चाहिए था, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने नहीं किया जो उन्होंने करना था। लेकिन एक तरफ ये भी तो देखिए कि हिंदुस्तान भी तो कामयाब नहीं हुआ ना। मुझे ये बताइएगा, 5 अगस्त 2019 को जब उन्होंने समझा कि डन एंड डस्टेड विद, कि ये अब तो बिल्कुल हमने उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया, और अब हम जो है अगर प्लेबिसिट करना भी पड़ता है तो हम तो डेमोग्राफी चेंज कर देंगे वगैरह वगैरह, और अब ये हिंदुस्तान की यूनियन का एक हिस्सा है। मुझे एक आवाज बता दीजिए पूरी दुनिया में कहीं से आई हो कि हिंदुस्तान का जो मकबूजा कश्मीर है वो हिस्सा बन चुका है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये मसला ही खत्म हो गया है। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे आज भी कश्मीर एक मसला है, हल तलब। बिल्कुल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उसने जो किया, जो अगस्त 2019 की हम बात कर रहे हैं, जो किया उसने, उसको किसी ने भी नहीं माना। अब आते हैं कि क्या हिंदुस्तान ये मानता है? ये जरा यानी गौर से सुनिएगा। क्या हिंदुस्तान ये मानता है कि ये मकबूजा कश्मीर उसका हिस्सा है? मैं आपसे ये कह रहा हूं और बड़े वसूख से कह रहा हूं कि वो खुद भी नहीं मानता। कैसे? आपने कभी सुना है? आपने ये तो सुना होगा, बचपन से आप सुनती आई होंगी कि हिंदुस्तान जब कश्मीर की बात करता है तो वो कहता है जी ये मेरा अटूट अंग है, जी, दिस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सुना है ना हमने? जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपने ये सुना है कि मुंबई हमारा अटूट अंग है, न्यू दिल्ली हमारा अटूट अंग है, ये पूना हमारा यानी अटूट अंग है? नहीं सुना। इसलिए कि ये तीनों जो नाम मैंने लिए हैं ये उनके अटूट अंग हैं। आज भी आप न्यू दिल्ली से ये आवाजें सुनेंगी कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। अगर आप नफ्सियात के सब्जेक्ट को जानते हैं तो आपको पता है कि जब इस तरह की चीजें रिपीट की जाती हैं बार बार, तो आप अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये अटूट अंग है, नहीं है। तो मैंने जो 2-3 बातें करके आपको बताया कि ये मसला अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि खत्म हो गया, पूरी अक़वाम आलम नहीं मानती। पाकिस्तान तो बाद में आता है ना, पाकिस्तान तो कभी भी नहीं मानेगा। पाकिस्तान तो कश्मीरियों के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा उसूली तौर पे। और उसमें तारीखी आपके पास जो है यानी पार्टीशन प्लान से शुरू हो जाइए कि उसमें मुसलमान जो ज्यादा थे इलाके, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। उस वक्त से लेके ये जो आपने UNCIP के रेजोल्यूशंस की बात की है, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के मुत्तफिका आपने फैसलों की बात की है,
इस पे आ जाइए, फिर वो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 की बहस पे आ जाइए, यूनाइटेड नेशंस के किरदार पे आ जाइए, 1989 की अपराइजिंग पे आ जाइए, और फिर अगस्त 2019। मेरे ख्याल में ये मसला चलेगा, लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान भी इसमें कामयाब नहीं हो सका, और पाकिस्तान ने बावजूद इसके एक तो रेस्ट्रेंट जाहिर किया। देखिए उस वक्त बड़ी बातें हुई थी कि पाकिस्तान की अगर ये शाहरग है तो जाके हमला क्यों नहीं करते वगैरह। वहां पे आपको सजेसिटी दिखानी होती है, विजडम दिखाना होता है कि इसका और नुकसानात क्या होंगे। लेकिन सिफारती महाज पे मैं अपने तमाम सिफारतकारों को सल्यूट करता हूं, वो सारे सिफारतकार जिन्होंने कि इसको अभी तक जिंदा रखा हुआ है। और एक और बात, वो जो शिमला एग्रीमेंट की बार बार बात करते हैं ना कि जी दो तरफा ताल्लुकात में सारे दो तरफा मामलात में होंगे तनाज़ा वगैरह, वो बिल्कुल एक गलत आर्ग्यूमेंट है। कश्मीर का मसला एक इंटरनेशनल मसला है और उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया है, जो कि आज भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर कायम और दायम। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी आम बात आपने की। एमडी साहब, करारदादें, मुज़म्मतें, क्या इस सब से आगे बढ़ पाएगा ये मामला? और पाकिस्तान ज़ाहिर कर रहा है कोशिशें, आवाज़ उठाता रहा है हर महाज पर, मज़ीद क्या किया जा सकता है? देखें जी, मसला कश्मीर जो है ये तो इब्तदा से ही पाकिस्तान को भारत की तरफ से उसके जाबराना कब्जा की सूरत में मिला, तो उसमें इस वक्त तक अक़वाम मुत्तहिदा की 5 करारदादें जो हैं वो मसला कश्मीर के ऊपर मंजूर हो चुकी हैं। उसमें से सबसे बड़ी जो मेन करारदाद थी 5 जनवरी 1949 की थी, जिसमें भारत ने यह तस्लीम किया था कि हम कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत देंगे, इस्तिस्वाब राय का मौका देंगे, और उसमें आगे लिखा था कि जब हालात साजगार होंगे। और असल में हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इसके जो अज़ाइम हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, बड़े तोसी पसंदाना अज़ाइम है इसके। ग्रेटर भारत का ये नारा लगाते हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इसने 2 जंगें 3 जंगें जो की हैं वो कश्मीर के हवाले से ही हुई हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी कश्मीरियों ने इसके ऊपर जो कुर्बानियाँ दी हैं और कश्मीरियों की वजह से ये मसला अभी तक जिंदा है, और पाकिस्तान जो है उसमें सियासी, सफारती और अखलाकी मदद जो है ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता है। तो कोई भी दौर हो उसमें कभी भी पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हक के लिए जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अभी भी आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि पिछले साल अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान के दौरे पर आए, तो काफ़ी ने सवाल किया जी कि आपकी तरफ से बहुत सारी करारदादें जो है मसला कश्मीर के ऊपर मंजूर हैं, लेकिन भारत जो है वो उसको अभी तक मसला कश्मीर नहीं हल हो रहा। तो उनकी बेबसी देखिए कि उन्होंने कहा जी भारत हमारी बात नहीं मानता, और ये पाकिस्तान और भारत का 2 तरफा मामला है। इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है ये बुनियादी फरीक है, और इसमें 3 फरीक हैं, भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी। और कश्मीरी जो है इस वक्त तक जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक 1540 दिन हो चुके हैं, कर्फ्यू का नाफज है वहाँ, और वहाँ जो है एक मकबूजा कश्मीर एक बड़ी जेल में तब्दील हो चुका है। वहाँ कोई कानून की अमलदारी नहीं है, और भारत जो है वो उसको बिल्कुल जो है ना यूँ समझ लें कि उसने अपने आइन से कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके अपने दाई उसने कोशिश की कि मसला खत्म हो गया है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मसला कश्मीर कभी भी खत्म नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो है वो भी खत्म नहीं होंगी। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर जो है इसके ऊपर बात होती है, और जब पाकिस्तान वहाँ अपना मौक़िफ़ पेश करता है तो मसला कश्मीर की बात होती है लाजमी। तो मैं इस हवाले से पूरी उम्मीद हूँ कि आखिर जिस तरह अभी बात चली है कि मकबूजा कश्मीर में अगर पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका, या कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल सकी, या इस्तिस्वाब राय नहीं मिल सका, तो देखें 10 लाख फौज जो है वो भारत ने भी तो मकबूजा कश्मीर में लगा रखी है, और भारत जो है उसकी बहुत बड़ा बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस सिर्फ जाबराना और जालिमाना कब्जा को बरकरार रखने के लिए वो कर रहा है। तो ये दुनिया को अभी भी देखना चाहिए, जिस तरह अभी गजा में अब देख लें अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी तो सूरत हाल ही बड़ी नाजुक है, उसमें तो जान ही नहीं है। और वो तो यकीनी तौर पे जो उसके 5 बड़े मुल्क हैं उसमें अमेरिका की वो
सारी बात मानता है। तो उस हवाले से हमें जाहिर पर ये है आलमी बरादरी की भी नाकामी है और इसमें ये बात ऐड करना बड़ा अहम है कि मसला कश्मीर उस वक्त तक रिकग्नाइज्ड रहेगा जब तक कि मसला हल नहीं हो जाता। नाज़रीन, जिसका सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। भारत इश्तियाल अंगेज़ी से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय जारहियत के वाक़यात न सिर्फ भारत के अपने अंदर नज़र आते हैं, जिस तरह वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ महाज़ाराई करता है, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी इश्तियाल अंगेज़ी से बाज नहीं आता। 2 रोज़ पहले भारतीय फोर्सेस ने ज़फ़रवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की पाकिस्तान में, जिसे पाकिस्तानी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। इसके बाद भारतीय फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी पोस्ट्स पर फायरिंग की गई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की, भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। अब भारत ने जो कहानी गढ़ी है वो भी सुनिए। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और हिंदुस्तानी अखबारात में एक झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, जिसमें निहत्ते और मासूम लोगों को दहशतगर्दी से जोड़कर नाम नेहाद दहशतगर्दों की दरअंदाजी का झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया गया है। अब असल कहानी क्या है? असल कहानी यह है कि वादी नीलम सावनार से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवान 2 दिन पहले जड़ी बूटी की तलाश में घर से निकले थे और इस तलाश में वो गलती से LOC क्रॉस कर गए। मुतासरा घर वालों ने इन नौजवानों की गुमशुदगी की रिपोर्ट फौरी तौर पर मकामी पुलिस को दर्ज भी करवा दी थी, FIR भी कटवा दी गई थी, मगर बजाय इसके कि भारत तहकीक करता और इन नौजवानों को बहिफाजत वापस पहुंचाता, भारत अपने सियासी मकासद के लिए फ़ौरन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। राव खालिद साहब, इस साजिशी मेंटालिटी से भारत कब बाहर आएगा? कब तक अपनी सियासत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर चमकाता रहेगा? देखिए, वो है कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। हमने 28 अक्टूबर का जिक्र किया, उससे 27 अक्टूबर से शुरू हो जाए और फिर ऑनवर्ड आप देखते जाए क्या क्या कुछ उन्होंने किया, कश्मीर के अंदर क्या किया, किस किस्म से लोगों को जुल्म का निशाना बनाया, किस तरह बहाने से मकबूल भट्ट हों या दूसरे रहनुमा हों उनको तशद्दुद का निशाना, अली गिलानी साहब को जेल की गई, फिर अभी यासीन मलिक साहब हमारे हैं और बहुत से लीडर इस तरह से, और बहुत से नौजवानों को उन्होंने कत्ल किया। कोई 1 लाख से ज़्यादा शहीद हुए इसी चक्कर में, किसी को किसी बहाने से मारा, किसी को किसी बहाने से मारा। फिर हम आ जाते हैं बुचर ऑफ गुजरात के ऊपर। गुजरात में क्या कुछ किया गया, किस तरह साजिश करके वहाँ पे वो दंगे कराए गए और किस तरह मुसलमानों को कुछ 2000 के करीब वहाँ पे लोग जाँ बहक हुए और जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी, क्योंकि मुसलमान वहाँ पे कारोबारी तौर पे तगड़े थे। उनकी वो पकड़ जो थी माशी, उसको ख़त्म करना था और उनको घुटनों पे लाना था, तो इसलिए वहाँ पे इस किस्म की हरकतें की गई। उसके बाद आप समझौता एक्सप्रेस पे आ जाए, उसके बाद फिर कलभूषण आ जाता है और उसका इकबाली बयान कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की वो यहाँ पे वो करते रहे। फिर हम देखते हैं बालाकोट का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, वो मोदी और उसके सारे पैरोकार ये करते हैं। फिर अगस्त 2019 कश्मीर वाला जो हो जाता है, यानी एक लंबा सिलसिला है। ये हम सिर्फ अपने खित्ते की बात कर रहे हैं। नेपाल से पूछेंगे आप, श्रीलंका से पूछेंगे, मालदीव्स ने अभी कहा है अपने यहाँ से निकालें, अपने लेके जाएं लोगों को वहाँ पे। फिर हम ज़रा दुनिया के कैनवस पे जब जाते हैं तो हम देखते हैं हाल ही में कतर में क्या हुआ। बिल्कुल, ये यहाँ कलभूषण भी उनकी नेवी से था, 8 नेवल ऑफिसर वहाँ पे पकड़े गए। वहाँ पे किस किस्म की वो साजिशें और जासूसी कर रहे थे, अब उनको सज़ाएं बहुत हो गई है। फिर हम देखते हैं कनाडा में क्या हुआ, किस तरह से वो किया गया, और फिर इंग्लैंड में हम देखते हैं। तो ये यानी इस किस्म का पूरा आपको नज़र आता है ट्रेंड भारत के जो खुफिया एजेंसी रॉ है और जो ख़ास तौर पे मोदी की हुक्मरानी है, उसमें आपको ये बढ़ता हुआ दिन ब दिन और उसमें ज़्यादा शिद्दत आते हुए आप देखते हैं। कनाडा के जवाब में जो कि सारा उन्होंने सबूतों के साथ जब किया तो किस किस्म का रवैया इख्तियार किया गया आगे से। तो ये बुनियादी तौर पे वो मेंटेलिटी है जो चाहती है महाभारत का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो RSS कहा जा रहा है, अखंड भारत, एग्जैक्टली रजूसा के साथ दुरुस्त का
अखंड भारत का जो एक ख्वाब है वो आरएसएस पूरा करना चाहती है। और उसके बिल्कुल चेयरमैन पीटीआई जब थे हुक्मरानी में, उन्होंने जो हिटलर के एक पैरेलल ड्रॉ किया था हिटलर की जमात और आरएसएस का, वो बिल्कुल उसके ऊपर बड़े इंटरेस्टिंगली मैंने एक पेपर पढ़ा, पाकिस्तान के एक कैप्टन थे जो अमेरिका में स्टडी करने गए हुए थे। अच्छा। उन्होंने पेपर लिखा एग्जैक्टली इसके ऊपर, और ये कोई 20-30 साल पुरानी बात है। अच्छा। आरएसएस और हिटलर की जो कंपैरिजन है और जो उनका तरीका वारदात है सारा, उसकी कंपैरिजन पे लिखा और उन्होंने ये प्रूव किया उनकी यूनिवर्सिटी में जो पेपर जमा कराया, अपना पीएचडी का पेपर था, उसमें ये साबित किया कि ये वाकई एक ही मेंटेलिटी है। तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए किस किस्म की एक शख्स। लेकिन असल मसला ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि जब बैनुल अक़वामी बरादरी, बड़े मुल्क आपको बावजूद सपोर्ट करते हैं तो फिर आप जुल्म की इंतहा कर देते हैं। अब वो मुशर्रफ गुजरात जिसको वीज़ा अमेरिका नहीं देता था, उसको अब सर आंखों पे बिठा रहा है। उसके यहाँ G20 कर दी उसने, और इस तरह का बाकी मामलात में उसके न्यूक्लियर डील करने की जो उन्होंने कोशिश की है, जो बहुत ज़्यादा भी सक्सेसफुल नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में क्रिमिनल जो एक एक्ट है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का है, ताकतवर मुल्कों का है, जो हलाशेरी देते हैं ऐसे लोगों को जो जुल्म और बर्बरियत जिन्होंने अपने मुल्क में की होती है, इसराइल हो चाहे ये भारत हो, तो उनको खुला हाथ देते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह से वो एक उनके अंदर हिम्मत आती है, जुर्रत आती है, ताकि वो इम्प्यूनिटी के साथ जो है ना ये जुल्म अपना जारी रख सके। सही बात तो ये जितनी भी दो नंबरियां हैं इसके करने के बावजूद ये अभी जो बेचारे मासूम लोग जो है, हम हर दूसरे चौथे रोज उनकी जो समुद्र में हम माहीगीर पकड़ते हैं उनके, वो हम 2-3 महीने बाद वापस कर रहे होते हैं उनको 100, 200, 300 बंदे। तो क्या हम भी यही करें, हम उनको जासूस करार दे के मारना शुरू कर दें उन मासूम लोगों को? सही बात है। नजमुल साकिब साहब, हाँ बिल्कुल, ये घटिया सोच हो, हाँ, इसको ख़त्म करना होगा, बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। नजमुल साकिब साहब, कतर में ज़ाहिर जिस तरह से किया भारत ने, फिर ज़ाहिर उन्होंने सजाए मौत भी दी नेवल ऑफिसर्स को, फिर कनाडा में जो हुआ हरदीप सिंह निज्जर के साथ, उस पर आवाज़ तो उठी, लेकिन और कितने वाक़यात का इंतज़ार करना पड़ेगा आलमी बरादरी को होश दिलाने के लिए, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक पहुँच चुका है भारत? पहले तो दो बातों जो है ना वो दोबारा से अपने जहन को ज़रा फ्रेश करते हैं जी। पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब हैं कौन, इनकी तालीम कहाँ पे हुई, इन्होंने कहाँ पे तालीम हासिल की, इनके रेफरेंस पॉइंट्स क्या हैं, और आपको पता लगेगा कि 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने कहाँ से शुरू किया, किस तरीके से किन मराहिल को तय किया और कितनी जल्दी हर चीज़ टापता हुआ प्राइम मिनिस्टर बना। पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान का जो अगर आप वॉर की बात करें, फॉल्स आपने यानी का बात की है, फ्लैग ऑपरेशन की या फेक एनकाउंटर्स की, तो उसमें वो कहाँ से लेते हैं, ताकत कहाँ से लेते हैं, अपना प्लान बनाना हो तो अखज़ कहाँ से करते हैं, वो चाणक्य कौटिल्य है और उसके बारे में पूरी दुनिया को पता है वो बंदा कौन था। चाणक्य कौटिल्य से लेके जो इस वक्त नेशनल उनके हैं ना सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवाल साहब, ये एक ही सिलसिला है और उसमें मकसद सिर्फ एक है, दुश्मन को ज़ेर करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अच्छा, हम अखलाकी तौर पे कह रहे हैं कि जी देखें ये आपने ज्यादती की, ये इंसाफी की, ये फलाना किया, उधर तो ये तसव्वुर ही नहीं है। उसमें तो ये है कि हमने दुश्मन को नंबर, और आजकल जो इंटरनेट का हिसाब किताब आ गया और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वगैरह नई टर्मिनोलॉजीज आ गई, और उसमें ये हुआ कि इस किस्म की भी साजिश करनी है, चलाकी करनी है कि दुश्मन को एम्बैरस कैसे किया जाए। एक है दुश्मन पे काबू पाना, एक है दुश्मन को कमजोर करना, एक है दुश्मन को एम्बैरस करना। तो ये जितनी बातें राव साहब ने ये सारी बताई हैं तफसील के साथ, इसमें जगह जगह पे आपको नजर आएगा, कहीं पे उन्होंने काबू पाया, जिस तरह आपने अभी नाम लिया है हरदीप सिंह निज्जर का कि सफाई हस्ती से ही मिटा दो, कहीं पे उन्होंने को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जिस तरह 1-2 इन्होंने बताए। ये उनका समझ लीजिए कि जंग करने का, चाहे मैदाने जंग हो चाहे अमन का वक्त हो, उसमें भी जंग इनकी जारी रहती है। 1 मिनट लगाऊंगा और आपको बताता हूं कि ये फेक एनकाउंटर का कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी साहब ने या हिंदुस्तान ने लिया कहां से। जी। आपने सुना होगा अक्सर के, यानी किसी हिंदुस्तानी अखबार में आता है कि जी इतने जो थे ना डाकू, वो मुकाबले में मारे गए, वो जंगल में भाग रहे थे और पीछे से हमने उनको फायर करके तो मार दिया। होता क्या है, होता यह है कि पहले आप डाका खुद डलवाते हैं। अच्छा। डाका खुद डलवाते हैं
और बताते हैं कि जी डाकुओं के पीछे FIR कट गई, ये वो। फिर आप जेल में जाते हैं, जेल में जिन मुजरिमों को सजाए मौत हुई होती है उनको आप उठाते हैं उधर से 10-12 को या 5-6 को, किसी डाले में बिठाते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं, जंगल में जाते हैं और कहते हैं भागो। वो भागते हैं क्या जान बचाने के लिए, ये पीछे से फायर करते हैं और उसके बाद खबर आती है जी कि वो जो डाका पड़ा था वो उसके डाकू तमाम के तमाम पुलिस और तमगे और फिर वो इनामात वगैरह वगैरह। ये एक देसी सी कहानी मैंने आपको सुनाई है। नहीं तो मूवीज में भी इसी को ले लीजिए, अभी आप रिफाइंड शेप में कि हिंदुस्तान जो है पहले बनाता है प्लान कि जी हमने अभिनंदन को भेजना है। एक वो जो यादव वाला है ना, यानी कुलभूषण यादव वाला, वो सिलसिला और है। मैं आपको फॉल्स फ्लैग का बता रहा हूं। उन्होंने हमला करना है, उसके लिए क्या करते हैं, वो एक खबर देते हैं कि पाकिस्तान, हमें इत्तला मिली है, रॉ ने ये बताया है कि फलां फलां वक्त पे पाकिस्तान फलां जगह पे शरारत कर रहा है, LOC पे शेलिंग होगी वगैरह वगैरह, 3 दिन पहले ही, और इसका कोई चांस ही नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। अब वो 3 दिन बाद ये होता है कि जो वो कह रहे थे ना पाकिस्तान ने करना है वो खुद कर लेते हैं और दुनिया को बताते हैं कि देखिए हमने तो पहले ही बताया था। अच्छा, अब उसके रिएक्शन में, वो एक्शन जो उन्होंने खुद किया है उसके रिएक्शन में वो एक ऑपरेशन करते हैं और इस तरह से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या फेक एनकाउंटर जो है वो पूरा होता है। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि मुझे, रामीन को, राव साहब को और जलाल साहब को तो ये पता है सारा, दुनिया को नहीं पता। क्या अमेरिका नहीं देख रहा? अभी ये EU डिसइंफो लैब का आया था और उन्होंने एक एक चीज बताई कि यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ इंडिया ने क्या किया, यूरोप के तमाम ममालिक के नाम, पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त, कि उसमें कितनी वेबसाइट खोली गई वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा सवाल इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी से है कि क्या हिंदुस्तान इतना अहम हो गया है कि आपने चाइना कंटेनमेंट में उसको जो पुलिसमैन का रोल दिया है इस इलाके में, क्या वो इतना अहम हो गया है कि उसको खुली आज़ादी है कि वो यानी कश्मीर में आपके वो यानी ये करे और फिर इजराइल के साथ मिलके और उसका साथ दे गजा में, या फिर अपनी अकलियतों के साथ ऐसा करे, या फिर इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे? तो ये सवाल मेरा इंटरनेशनल कम्युनिटी से है और इसका जवाब भी मैं देता हूं। आप नजमुल साकिब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें हिंदुस्तान की जरूरत है इस इलाके में, हम उसको नाराज नहीं कर सकते। फैटफ के लिए सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुल्क है ना जिसको टॉप पे रेड करना चाहिए, ग्रे नहीं, वो हिंदुस्तान है। क्यों नहीं कर रहे? फैटफ नहीं देख रही। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे सवालात हैं जो कि एक बड़ा सा सवालिया निशान बन के इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने है। बिल्कुल ठीक है। MD साहब, क्या जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू वाकई इतनी ज़्यादा है इंडिया की? कंटेनमेंट ऑफ चाइना की बात की नजमुल साकिब साहब ने कि आलमी बरादरी बिल्कुल खामोश है, आंखें बंद किए हुए है, सारी रिपोर्ट्स मौजूद है, सारे शवाहिद मौजूद हैं, मगर कोई कार्रवाई, कोई मजम्मत, कुछ नहीं किया जाता क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है? देखें जी, इसमें यकीनी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो इंडिया को ये एज हासिल हो रहा है कि अभी कनाडा में जो होगा, अभी कतर में जो होगा, अभी ये हमारी जो वादी नीलम है, इसमें आपको बताता चलूं कि ये 150 किलोमीटर के ऊपर ना घने जंगलात हैं और बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो उसमें हमारे लोग अगर जड़ी बूटी का ज़ाहिर उसकी तलाश में गए हैं तो हम तो बड़ी फाकदिली का मुजाहरा करते हैं। और यकीनी तौर पर हम में और इंडिया में मोदी की पॉलिसी में ये फर्क है कि हम मुसलमान हैं, हमें ये सोच है कि चलो इंसानी जान है, इसका हम जो है ना, जो इसका जुर्म है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें जिस तरह कुलभूषण के खिलाफ हो रही है। अभी नंदन को हमने ये समानी वादी समानी में, मैं आपको बताऊं कि आज से 22-23 साल पहले उनके ब्लैक कमांडो आए और लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ जो है ना वो 22 लोगों को रात को ही मार के चले गए वापस। तो उसकी ज़ाहिर है उसकी हर वक्त उसकी कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं और वो तो कश्मीरियों का ही नहीं, मैं तो समझता हूँ वो मुसलमानों को दुश्मन है जो मोदी है। और उसमें जिस तरह राव साहब ने कहा कि वो तो गुजरात का कसाई है, अब तो वो गुजरात के कसाई से निकल कर ज़ाहिर दुनिया में उसने अपना जो कसाई वाला एक काम है वो शुरू किया हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक में उसकी जो है ना वो एजेंसी काम कर रही है। और वो सिर्फ राह जो है उसकी कार्रवाइयाँ सिर्फ ये है कि किसी तरह से भारत जो है वो दुनिया के रद्द-ए-अमल से बचे और इस तरह से वो कोई कोशिश करें। लेकिन मैं यहाँ ये बताऊं कि ऐसी बात नहीं है, एक वक्त आएगा, अभी वक्त आ गया है कि भारत को जो है ना वो दुनिया से
दुनिया के सामने उसका चेहरा आ गया है और उसका मकरू चेहरा, उसकी दहशतगर्द पॉलिसी और कश्मीरियों को एक कातिल के तौर पर उसको दुनिया जानती है। ये अलग बात है कि उसमें अब जिस तरह राव साहब ने कहा कि इसमें जो इंटरनेशनल दुनिया है, मालियाती अदारे हैं, बाकी अदारे हैं, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है तो उसके हवाले से वो उसको जो है ना उसकी उनके मफादात भी उसके साथ मुंसलिक हैं। लेकिन ये कब तक रहेगा? जिस तरह नजम साहब ने कहा कि दुनिया से हम भी सवाल करते हैं कि अगर मुझे पता है, अगर कश्मीरियों को पता है, पाकिस्तान को पता है, हर बात की खबर है उनको, तो हमारे जो मासूम लोग गए हैं उधर गलती से गए हैं, कोई आजकल तो कोई ऐसा मामला ही नहीं, तो उसकी वजह से हमें फिर जो है ना वो दुनिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ जाली ऑपरेशन करके कि ये हमने किया जी, पाकिस्तान ये कर रहा है, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू दिन से प्रोपेगेंडा कर रहा है, शुरू दिन से उसकी जंग जो है पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने जो असूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर कायम है और हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दुनिया एक बार इसको इंसाफ के कटहरे में भारत को जरूर लेके आएगी। बिल्कुल, भारत को इंसाफ के कटहरे में लाना बड़ा ज़रूरी है। डिस्कशन जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। हमास इजराइल जंग ताहाल जारी है। इस जंग को शुरू हुए 22 रोज़ गुजर चुके हैं, मगर मामलात अभी तक जंग बंदी की तरफ जाते किसी सूरत नज़र नहीं आ रहे हैं। इजराइल गाज़ा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ा है। सोशल मीडिया पर इंतहाई खौफनाक और तकलीफ दे मनाजिर देखने में आ रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, ख़ातीन, नौजवान, यहाँ तक कि सहाफ़ी भी महफूज नहीं हैं। गाज़ा की पट्टी पर जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब इजराइल की शदीद बमबारी के नतीजे में सैकड़ों इमारतें तबाह हो गईं। इजराइल ने वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी रखते हुए फ़ज़ाई और आर्टिलरी हमलों में हमास के ज़ेरे ज़मीन 150 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी कर दिया है। अब इस जंग में एक अहम पेशरफ्त की हुई है कि गज़ा में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश की गई करारदाद वाज़ेह अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। 195 अराकीन पर मुश्तमिल जनरल असम्बली में से 120 अराकीन ने करारदाद की हिमायत की, 14 अराकीन ने करारदाद की मुखालिफत में वोट दिया, 45 अराकीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 22 अरब ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए उर्दन की जानिब से यह करारदाद पेश की गई थी और इसके मतन में फ़ौरी सीज़ फायर का मुतालबा किया गया था। इस करारदाद में पानी, खुराक, तिब्बी सामान, ईंधन और बिजली की फ़ौरी फराहमी और अक़वाम मुत्तहिदा और फ़लस्तीनियों की मदद करने की कोशिश करने वाले दीगर फलाही इदारों के लिए बिला रोक टोक रसाई की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। राव खालिद साहब, ज़ाहिर है ये कानूनी तौर पर बाइंडिंग तो नहीं है करारदाद, इसका आना कितना इम्पैक्टफुल होगा? हम यूएन के किरदार को डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही पैथेटिक किस्म का किरदार है उसका। और उस ज़ाहिर है बरादरी, आलमी बरादरी जब नहीं चाहती तो यूएन भी किस हद तक करेगी। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान दिया और किस तरह इसराइल के जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है उसने किस तरह नेकेड थ्रेट किया उसको और पूरी बदमाशी दिखाई। उस जो गली मोहल्ले में थ्रेट करते हैं जिस तरह उसने थ्रेट करना शुरू कर दिया। तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं? और मज़े की बात यह है कि यानी बाई ऑल स्टैंडर्ड्स, अब जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं किसी को देख लें हम, ये जंगी जुराइम वहाँ पे कमिट कर रहा है इसराइल, लेकिन उसको पता था उसने ये काम करना है, इसलिए उसने जो रोम जो स्टैचू जिसको कहते हैं जिसके तहत ये आलमी अदालत भी बनी हेग में जंगी जुराइम के ख़िलाफ़ कोसोवो और बोस्निया हर्ज़ेगोविना वगैरह के लिए, तो उस ट्रीटी को ही साइन नहीं किया उसने, क्योंकि उसको पता है उसने यहाँ क्या करना है, किस तरह से लोगों के साथ जुल्म से करना है। तो वहाँ पे जो सूरत हाल इस वक्त है, कल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो इसराइल खुद तस्लीम कर रहा है, 100 उनके एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं जिन्होंने हमला किया, वहाँ पे बॉम्बिंग की है जी। अब एक बम भी गिराया तो 100 बम तो गिराए हैं उन्होंने। और वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, उनके मिसाइल जो हैं या जो भी है एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस जो उनके मिसाइल्स हैं वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट। आप कह लें कि अमेरिका भी उनसे टेक्नोलॉजी में इसमें हेल्प लेता है। तो वो कितनी तबाही वहाँ पे हुई होगी, और वो तबाही किस लिए की गई है कि वहाँ पे रास्ता हमवार हो जाए और ज़मीनी फौजें तैयार खड़ी हैं कि वहाँ पे वो टैंक वगैरह लेके सारा अपनी पूरी तैयारी से खड़े हैं कि वो शुमाली गज़ा में घुसें और वहाँ पे जो भी
जो रही सही कसर रह गई है वो भी जो किसी के आज़ा भी अगर रह गए तो उनको भी टैंकों के नीचे कुचल दिया जाए। तो इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। 7,000 डेथ्स की कंफर्मेशन हो चुकी है आलमोस्ट, और वहाँ पे जो ज़ख्मी हैं, और फिर इलाज मुआवजे की सहूलियात, WHO के हेड कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत हमें दिक्कत हो रही है, और वहाँ पे कम्युनिकेशन बंद हो गई है। जो डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स की जो है उनकी प्रेस रिलीज़ है, वो कहते हैं हमारी कम्युनिकेशन अपने डॉक्टर से नहीं हो पा रही, हमें शदीद खदशा है कि कहीं उनके साथ भी वही ना करें जो बाकी लोगों के साथ वहाँ पे इसराइल कर रहा है। तो इस किस्म की सूरत हाल में सिर्फ जंग बंदी की करारदाद एक पास कर देना, और उसमें भी कुछ संजीदगी आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसके लिए कोई स्टेप उठाने पड़ते हैं, किसी को कंडमनेशन करनी पड़ती है, किसी को बीच में आके हाथ पकड़ के रोकना पड़ता है। इसराइल जैसे मुल्क का इस किस्म के जो मजालिम वो कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारत और इसराइल ऐसे लाडले हैं वर्ल्ड पावर्स के कि कोई इनको रोकने को तैयार नहीं है, उनको पुचकारते रहते हैं बस, और बड़े प्यार से कहते हैं ना 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 ये ना करो, वो करते रहते हैं। जैसे ज़िद्दी बच्चा नहीं होता, एक बिगड़ा हुआ बच्चा काइंड ऑफ एटीट्यूड है, और आलमी ताकतों का एक ऐसे बेहिस पेरेंट्स का रोल है जो उनको पता ही नहीं है कि क्या तबाही होने जा रही है उस खित्ते में और किस तरह के मामला हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे OIC, मैं कहता हूँ कि चलो UN जो भी करती है नहीं करती, लेकिन जो इर्द गिर्द के ममालिक है वो मुतासर हो रहे हैं। मुसलमानों एज भाई बंदी के तौर पर आपको करना चाहिए। और मुझे बड़ा सच्ची बात है, दिल गिरफ्ता हुआ मैं पढ़ के, एक फ़लस्तीनी का उसका ट्वीट था, उसने कहा कि हम OIC ममालिक को कहते हैं हमसे ताज़ियत ना करें, हम मरकर भी जिंदा है, आप तो फौत हुए हो, आप अपने आप से ताज़ियत करें। तो ये बड़ा एक डिलेमा है हमारे लिए कि हम OIC का प्लेटफॉर्म है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम आवाज़ तक नहीं उठा रहे, एक मुत्तहिद नहीं हो रहे। मुसलमान मुल्कों का किरदार UN के अंदर और OIC के अंदर जिस तरह का है, दुआई की जा सकती है कि अल्लाह इनको हिदायत दे। हम कश्मीर के लिए भी यही हमारा मसला रहा कि हमें कोई सपोर्ट उस तरह से नहीं मिलती कभी भी, जब भी कोई मसला होता है। 2019 वाला जो अगस्त का सानिया हुआ, जिस तरह से वहाँ पे किया गया, उसके बाद OIC ने वहाँ पे भी बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, कुछ भी यानी आवाज़ तक चूँ तक नहीं करते। पता नहीं क्या है, ऐसा उनको अजाब पड़ गया कि हम इतने बड़े मसाले इंसानियत के हवाले से देखें, छोड़े हम पाकिस्तान का मसला, मुसलमानों का मसला है, इंसानियत के हवाले से देखें। इंसानियत के हवाले से जब हम देखते हैं तो पूरी जितनी कानूनी डेफिनेशन है जंगी जुराइम की, वो सारे जंगी जुराइम वहाँ कमिट हो रहे हैं। क्लिनजिंग हो रही है, एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, जो एक ख़ास मज़हब के लोगों की क्लिनजिंग हो रही है। हर किस्म की आबादी को वहाँ पे स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को, कम्युनिकेशन मीन्स को, किस इन बैनुल-अक़वामी कानून की मैं आपको हवाला दूँ जिसकी वहाँ खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही, लेकिन खामोशी है एक अजीबो-गरीब किस्म की। पता नहीं दुनिया क्या चाहती है कि तबाही फिर जाए या कोई जंग इतनी बड़ी हो जाए कि वहाँ पे कोई भी मुल्क खैरियत से ना रहे। जी नजमुल साकिब साहब, खित्ते की सूरत हाल आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है इजराइल को तो अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, और अब रशिया और टर्की ने भी ज़रा वाज़ेह स्टैंड लिया है और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके थ्रू हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझते हैं कि दो ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं? अमेरिका की शाम में भी अभी कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं, ये मामला संगीन सूरत हाल, मज़ीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है अगर वर्ल्ड पावर्स भी इसके अंदर दाखिल हो जाती हैं मुख्तलिफ खत्तों में? जब इस तरह की बात होती है ना, जिस तरह गज़ा में हो रहा है या इजराइल है और हमास की जंग जारी है, तो दुनिया दो ब्लॉक्स में खुद ब खुद इंटेंजिबल वे में वो हो जाती है यानी। और लेकिन उसका हमने ये देखना होता है कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। सही। मेरी बेटी सहर जो है वो मुझे सुबह कह रही थी कि बाबा ये बताइए कि यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी वो एक यूज़लेस किस्म की यानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप क्या कहते हैं? तो मैंने कहा बेटा सहर, बात ये है कि ये यूज़लेस नहीं है, ये यूज़फुल है, लेकिन उन मुल्कों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको ये मदद करना चाहती है ये ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पे अगर अफगानिस्तान पे हमला करने का अमेरिका बहादुर ने सोच लिया है, तो देखिए कैसी कैसी करारदादें वहां से आती हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो है बड़ा जरूरी हो गया है ये हमला करना अफगानिस्तान पे या इराक पे। तो पहली तो ये गलतफहमी दूर कीजिए कि ये यूजलेस नहीं है, ये यूजफुल है जरा सिलेक्टिव वे में। दूसरी बात, ये लाडलों की बात की है इन्होंने, राव साहब ने, तो मुझे याद आया, मेरा तो ख्याल था कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ये रवायत चलती है कि लाडले होते हैं। ये तो मैं देख रहा हूं कि पूरी दुनिया में ये रवायत कायम हो रही है
कि इजराइल जो कर रहा है करने दो यार, खैर है कोई बात नहीं, खुला मैदान दो। हिंदुस्तान क्या कर रहा है, खैर है कोई बात नहीं, खुला मैदान दो। ये जो आपने जिस करारदाद की बात की है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, यकीन कीजिए कि ये सवाए एक कागज के पुर्जे के कुछ नहीं है। आपने खुद कहा ये नॉन बाइंडिंग है, ठीक है जी। उसमें भी देख लीजिए, ये कार्रवाई उन्होंने करनी थी, इंटेंट दिखानी थी कि यूनाइटेड नेशंस ने बहसियत एक आलमी वो हिसाब किताब है उसके तहत इंटेंट जाहिर की है। हाँ, इसमें कोई नहीं अमल दरामद नहीं होनी। लेकिन उसके बावजूद 120 ममालिक ने तो कहा कि होना चाहिए, इंटेंट जाहिर करें। ठीक है। 59 ममालिक ने 59 जिसमें वो हैं एब्सेंटीज भी हैं जी, जी। और जिन्होंने 59 ममालिक ये इंटेंट भी जाहिर नहीं करना चाहते। जरा देखिएगा कि वो ये इंटेंट भी नहीं जाहिर करना चाहते कि जंगबंदी हो या एस्केलेशन ना हो, ये ना बढ़े। अब उससे क्या आपको पता लगता है? और दूसरी बात ये है कि जी मुसलमान चुप हैं। मैं तो कितने दिनों से ये कह रहा हूं कि ये जंग मुसलमानों की नहीं है, ये जंग अरबों की भी नहीं है, ये जंग हमास की है इजराइल के साथ। और उसमें ओआईसी का किरदार तो हमें पहले से पता नहीं हम किन वहमों में हैं कि मुसलमान इकट्ठे। देखिए 56 ममालिक का आपने जिक्र किया ना, ओआईसी का राव साहब ने भी जिक्र किया। इन 56 ममालिक की 56 खारजा पॉलिसियां हैं। अगर मैं देखूं ना एक एक मुल्क को कि उसने क्या बयान दिए, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है मुसलमानों में जिसने जेनोसाइड का लफ्ज सबसे पहले इस्तेमाल किया। हमारे निगरान वजीर खारजा स्क्रीन पे आते हैं और कहते हैं इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। अच्छा, बाकी यानी अरब लीग से भी हमें जो बयान आया उसमें जेनोसाइड का लफ्ज इतने क्लियरली नहीं आया। हमने अफ्रीकन यूनियन का देखा, जेनोसाइड का लफ्ज इतने क्लियरली नहीं आया। तो मेरे पाकिस्तान ने तो कम से कम बता दिया कि ठीक है कि हम इस वक्त अस्करी तौर पे या वो नहीं कर सकते, लेकिन आर्मी चीफ ने जिस तरह से कहा कि हम आपकी सिफारती, अखलाकी और सियासी जो है वो मदद जारी रखेंगे, वही स्टैंड जो हमारा मकबूजा कश्मीर के बारे में है। सवाल यहां पे ये है, मेरा एक सवाल और उसके बाद आप जलाल साहब के पास जाइएगा। पूरी दुनिया इंसानी हुकूक की बात करती है, बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि इंसानी हुकूक ज्यादा अहम हैं कि इंसान ज्यादा अहम हैं? आप इंसानी हुकूक पे ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन बनाई हुई है आपने, और बाबा जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो किन इंसानी हुकूक की बात करेंगे आप? तो तारीख जब लिखेगी तो ये लिखेगी कि जिस वक्त ये फलस्तीनी बिल्कुल निहत्ते, ये शहीद हो रहे थे, ये मर रहे थे, और इनकी माएं, बहनें, बेटियां और बच्चे जो हैं वो सड़कों पे बिल्कुल रुल रहे थे, खून में नहला रहे थे, उस वक्त वॉशिंगटन में क्या हो रहा था? उस वक्त वो सोच रहे थे कि अब किस तरीके से इजराइल की जो है वो मदद की जाए ताकि वो अपने अहदाफ पूरे कर ले। मैंने आपने तो कुछ नहीं कर सकते, राव साहब कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तारीख आपसे ये सवाल जरूर पूछेगी और उस वक्त मैं देखूंगा अगर मैं जिंदा रहा कि आपके पास कोई जवाब है कि नहीं है। ये बड़ी आम बात है कि जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो इंसानी हुकूक की बात कैसे होगी, परसू कैसे किया जाएगा इंसानी हुकूक को? एमडी साहब, ये मामला आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? आप समझते हैं कि जंगबंदी की तरफ आ जाएंगे, देर सवेर सही, और उस दौरान जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इस वक्त गाज़ा में कितनी खौफनाक है, कितनी तशवीशनाक है? करारदाद हाल ही में पास हुई है, उसके तो अभी ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने उस करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। और जी वो बड़ा गुस्से का इजहार किया उन्होंने, गुस्से का इजहार किया। बल्कि आपको ये भी पता होगा कि कोई 1-2 दिन पहले सलामती कौंसिल के इजलास में जब उनके नुमाइंदे को बुलाया गया, इसराइल के नुमाइंदे को वहां तलब करके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट दी गई उसको जी। तो उसने वो बड़ी रौनक से, बड़े तकब्बुर से उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया और वो चलता बना। देखिए, जब ये सूरत हाल हो और जब पूरी दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें अमेरिका है, बाकी ममालिक हैं, यूएनओ की तो आप बात ना करें, ये तो एक मुर्दा घोड़ा है। इसकी तो वही करारदादें हैं कश्मीर के ऊपर हैं। अब ये करारदाद इन्होंने फलस्तीन के अगर गजा के हवाले से पास कर दी है तो इस पे अमल दरामद वाली तो नौबत नहीं आएगी। हमने चूंकि एक इसकी तारीख को हम दादा की देखी है। अब 5 करारदादें, तो अगर देखें बात यह है कि अगर कश्मीर के ऊपर उसने करारदादें पास की हैं, और करारदादें पास करना तो महज मकसद नहीं होता। सही बात है, वो तो कश्मीर की भी मौजूद है। जी सही बात है
जी मैं बात कर रहा था करारदाद की वैल्यू तो उस वक्त होती है जब जो करारदाद में हिस्सा लेने वाले ममालिक हैं, जिस तरह 124 या 120 से ज्यादा 24 ममालिक ने करारदाद में वोट दिया है, अमेरिका समेत दीगर 14 ममालिक ने उसके खिलाफ वोट दिया है, तो वो जो 124 ममालिक हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क हैं, उनका काम है कि उनसे पूछे कि ये जो शैतानी हकूक की जो कुछ बनाई कर रही है बड़ी ताकतें हैं, ये इस वक्त तो मुसलमानों के साथ जो एक शैतानी खेल खेला जा रहा है और उसके पीछे तो जो बड़ी ताकतें हैं उनके मफादात हैं, और यकीनी तौर पे अलमिया की बात है और कि इस वक्त जो मुसलमान है पूरी दुनिया में वो मुख्तलिफ जो मसलते हैं उसका शिकार हैं। हमारे जो मुसलमान ममालिक के हुक्मरान हैं उनकी अपनी अपनी पॉलिसियां हैं, जिस तरह राव साहब ने भी कहा। अब देखना यह है कि वो किसी ने कहा था एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के से लेकर ताब हा के काशगर। अब हमें जो है ना मुसलमानों को मुत्तहिद होने की जरूरत है, और अगर ये ना हुए तो जिस तरह कश्मीर पिछले 76 साल से वहाँ खून बह रहा है, वहाँ कत्लेआम हो रहा है, कश्मीरियों की नस्ल कशी हो रही है, तो गजा में जो इस वक्त तक हो चुका है वो भी एक, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात की थी कि वहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। तो जाहिर है जब इंसान नहीं होंगे तो इंसानी हकूक कहाँ होंगे, और इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं वो क्या करेंगी, और दुनिया को क्या जवाब देंगी कि जब गजा में इस अस्पतालों के ऊपर, मदारस के ऊपर, मसाजिद के ऊपर और मरीजों के ऊपर जो है ना शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है, उनको मारा जा रहा है, तो वहाँ पूरी दुनिया में जो इंसानी हकूक की तंजीमें वो किधर हैं? हकूक के लंबरदार मुल्क जो बड़े बड़े दावे करते हैं जी हमने ये यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाई थी ताकि दुनिया में अमन कायम हो, आज दुनिया का अमन किधर जा रहा है? और ये बात नहीं है कि अभी जो जिस तरह आपने पहले भी कहा कि इस वक्त दुनिया में 2 ब्लॉक तो बन चुके हैं, में चाइना और रशिया जो है उसकी वाज़ेह पॉलिसी, ईरान भी साथ है, और वो कहते हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा उस वक्त तक जंग बंदी नहीं होगी, क्योंकि जो है वो अमेरिका का एक पिट्ठू है, तो जाहिर है अमेरिका की पुष्टबनाई की वजह से वो सब कुछ कर रहा है। और वैसे भी वो जिस तरह भारत आया था कश्मीर में, इसी तरह जो इसराइल वाले हैं वो भी फलस्तीन में आ गए थे, वो तो दर करके वहां आबाद हो गए और ताकत के जोर पे उन्होंने सारा कुछ किया। अभी मुसलमान ज़ेरे अताब हैं, तो बस यही है कि अल्लाह से दुआ भी की जाए कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से और हमारे जो गजा में बिल्कुल सही बात है, दुआ की जा सकती है, और ज़ाहिर है सब मुसलमान ममालिक के ऊपर ये फ़र्ज़ है इस वक्त ये चीज़ कि एक यूनाइटेड फ्रंट दें, हमने खड़े हों और बताएं कि जी ये लोग बेसहारा नहीं हैं, कोई है इनको पूछने वाला, इनकी दाद रसी करने वाला, इनके बारे में आवाज़ उठाने वाला। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।